लॉजिक। तो ये लॉजिक क्या है, इसके नाम से ही आपको थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट होता रहेगा कि लॉजिक, जिसमें कुछ न कुछ हम लोग को एक मेंटली सोचना है कि बस खाली सोच के आंसर देना है, बस सोच के आंसर देना है, तो वो है लॉजिक। देखो लॉजिक का एप्लीकेशन अगर आप यहाँ पर लॉजिक छोड़ते हो तो देखो आपका सेमीकंडक्टर्स में लॉजिक का पूरा लॉजिक गेट करके उसकी वजह से आपको इलेक्ट्रिक कनेक्शंस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर किया जाता है लॉजिक गेट्स की वजह से। इन फ्यूचर आप अगर इंजीनियरिंग का अगर आपका पैशन है तो आप इंजीनियरिंग में लॉजिक गेट्स को बहुत ज्यादा पाओगे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हर एक में आएगा लॉजिक गेट्स। और बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट भी डिजाइन किए गए हैं जो कि लॉजिक गेट पे बेस्ड है। तो लॉजिक गेट एक मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैथ्स का लॉजिक और फिजिक्स का लॉजिक लिटिल बिट थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़े बहुत सिंबल्स के डिफरेंट है, बस और ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो देखो लॉजिक, सबसे पहले लॉजिक को हम लोग देखते हैं कि लॉजिक क्या बोलता है। तो हमारा इसका पहला जो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का जो फर्स्ट नया बुक आया है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो लॉजिक का अभी का सबसे पहला सेक्शन हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है तो हम इंग्लिश में पढ़ेंगे सेंटेंस जिसका कोई एक कुछ ऐसे अल्फाबेट लेटर्स और वर्ड्स को मिलाते हुए एक सेंटेंस बनना चाहिए जिसका कोई एक मीन होना चाहिए, कुछ उसका मीनिंग होना चाहिए, वो एक सेंटेंस होता है हमारे इंग्लिश के टर्म्स में। अभी हम लोग अगर देखा जाए तो इंग्लिश में हम लोग बहुत सारे तरीके के सेंटेंस पढ़े थे ग्रामर में जो आता है हमारा, असर्टिव, इंपरेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऐसे बहुत सारे तरीके के। तो ये सब सेंटेंस हो गए। तो ये सब इंग्लिश में ऐसे सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं और एक्सक्लेमेटरी होते हैं। तो ये सब सेंटेंस होते हैं। तो क्या यही सेंटेंस के बारे में लॉजिक भी बोल रहा है? नहीं, लॉजिक जो बोल रहा है वो सेंटेंस थोड़ा डिफरेंट है। उस सेंटेंस में क्या होता है कि लॉजिक का कहना ये है कि हाँ आप कंसीडर ये सबको करो, लेकिन आप कंसीडर सबको करो, लेकिन सेंटेंस लॉजिक के हिसाब से क्या होना चाहिए, एक ऐसा सेंटेंस जिसकी कुछ मीनिंग हो और उस मीनिंग का कुछ एक ट्रुथ वैल्यू हो। अब आप बोलोगे सर ये ट्रुथ वैल्यू क्या है? तो ट्रुथ वैल्यू मतलब होता है कोई भी सेंटेंस हमें दिया जाए, जैसे कि 3 × 2 = 6। अभी हम देख लेंगे कि ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है, ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है, या फिर आप जो भी बोलो, ये एक मैथमेटिकल टर्म्स जो मिला के पूरे बने हुए एक मैथमेटिकल सेंटेंस है। तो अगर इस मैथमेटिकल सेंटेंस का अगर हम एक ट्रूथ वैल्यू देखेंगे, तो अगर इसका रियल में एग्जिस्टेंस देखेंगे तो 3 × 2 = 6, या ये पॉसिबल है, और जो चीज पॉसिबल है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रू। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या हो गया? ट्रू हो गया। अगर इसी की जगह पे एक मिनट, अगर इसी की जगह पे हमें लिखना रहता है, अगर ये हमें दिया रहता, तो अगर हम अपने दिमाग से सोचे, मैंने पहले बोला कि लॉजिक मतलब अपने थोड़ा मेंटली आपको सोचना पड़ेगा कि क्या एक्चुअल में क्वेश्चन बोलना चाहता है। ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस दिया हुआ है जिसका अगर हम लोग देखेंगे कि 3 × 3 = 10 विच इज नॉट पॉसिबल। हमें पता है 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9, तो सॉरी 3 × 3 = 9 होता है, तो बट ये 10 दिया हुआ है तो ये 9 नहीं है। लॉजिकली ये सेंटेंस, ये एक सेंटेंस है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, पता करना है कि क्या ये सेंटेंस है। हाँ, ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है, ये एक मैथमेटिकल सेंटेंस है जो कि कुछ मैथमेटिक के इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर आए हुए हैं और ये इक्वल टू के साइन आए हुए हैं। तो ये मैथमेटिकल इक्वेशन हो गया। इस इक्वेशन को अगर हम ट्रूथ वैल्यू देखेंगे इसका, तो ट्रूथ वैल्यू इसका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि भाई साहब ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसके जो आंसर निकल के आ रहे हैं वो रियल में गलत है, रियली में गलत है। मेंटली देखेंगे या लॉजिकली देखेंगे तो वो गलत दिया हुआ है। तो आप समझ रहे हो, इसी तरीके से आपको लॉजिक में उकरना है, आगे आपको प्रोसीड करना है। तो लॉजिक जो सेंटेंस की बात कर रहा है आपको उसमें पता हो जाना चाहिए अब
कि लॉजिक जो हमें सेंटेंस के बारे में पूछ रहा है या हमें सेंटेंस के बारे में बता रहा है, वो सेंटेंस कैसा होता है, वो सेंटेंस होना चाहिए असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। मोस्ट ऑफ टाइम आपको असर्टिव सेंटेंस बोलेंगे, या फिर एक टर्म और यूज करेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अदरवाइज वी कैन से दैट असर्टिव। यहां पे डिक्लेरेटिव का क्या मतलब हो गया कि ये एक ऐसे सेंटेंस जो कुछ डिक्लेयर कर रहा है। जैसे अभी हम बता रहे हैं कि अर्थ एक प्लेनेट है, अर्थ एक प्लेनेट है, अर्थ इज अ प्लेनेट। ये जो सेंटेंस है, ये हमें कुछ ना कुछ डिक्लेयर कर रहा है, हमें ये डिक्लेयर कर रहा है कि नहीं, अर्थ एक प्लेनेट है। या फिर एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं कि बाय द वे हमें ये एक इंफॉर्मेशन ही दे रहा है एक्चुअली, बट ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाए क्योंकि ये कुछ डिक्लेयर कर रहा है कि हाँ अर्थ एक प्लेनेट है। और डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही लॉजिक क्या बोलता है, सेंटेंस। लॉजिक में सेंटेंस क्या होता है, वो सेंटेंस जिसे हम एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सके या असर्टिव सेंटेंस बोल सके, और उसका कुछ लॉजिकल एक वैल्यू आना चाहिए, लॉजिकल वैल्यू होना चाहिए। मतलब या तो वो सेंटेंस ट्रू हो या तो वो सेंटेंस फॉल्स हो। तो इतना हो गया। तो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। एक और लिखते हैं। तो चलिए, आप लोग ये 3 क्वेश्चन में दिया हूं, 3 क्वेश्चन आप लोग देखो और बताओ कि क्या इसके लॉजिकल क्या हो सकता है, लॉजिकल इसका वैल्यू क्या हो सकता है, लॉजिक के तौर पे आपके हिसाब से ये क्या हो सकते हैं इसके आंसर्स। अगर आप इस चीज को तीनों को देखोगे तो आपको अंदाजा होगा कि हाँ ये तीनों हैं तो एक लॉजिकल सेंटेंस, कुछ ना कुछ एक सेंटेंस का एक लॉजिक है। और लॉजिक, पहली बात तो देखो आपको पहले ये देखना है कि क्या ये सेंटेंस है कि नहीं, तो आपको पता चलता रहेगा कि हाँ भाई साहब ये तो सेंटेंस है, ये भी सेंटेंस है और ये भी सेंटेंस है। तो हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। x + 6 = 7, कुछ एक ऐसा वेरिएबल है यहाँ पर, x की जगह x जो है यहाँ पे कुछ एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हम 6 से ऐड करेंगे तो हमें 7 मिलेगा, वेयर x = 7। तो वो क्या वो टर्म 1 है, x का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हमें 7 मिलेगा? हाँ, हम अगर x का वैल्यू 1 रखेंगे तो हमें 7 मिलेगा। इट्स मीन ये एक सेंटेंस है, पहली बात। और दूसरी बात, इसका लॉजिकल वैल्यू क्या है? ट्रू। तो आपको इस तरीके से रिप्लाई देना है। अभी इस सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, इस सेंटेंस की अगर बात करेंगे तो 2 इज ए इवन प्राइम नंबर, 2 इज ए इवन प्राइम नंबर। तो अगर हम देखें क्या ये सेंटेंस है, हाँ ये एक असर्टिव सेंटेंस है जो कुछ एक इंफॉर्मेशन दे रहा है।
हाँ जाहिर सी बात है कि एक एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, 2 इज ए इवन प्राइम नंबर ना, तो हमें पता है हाँ 2 एक इवन प्राइम नंबर है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू। अभी देखो, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। एक प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर होता है क्या? पहली बात तो देखो ये एक सेंटेंस है, हाँ ये एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है, और इसमें पूछा गया है कि क्या प्राइम नंबर का जो स्क्वायर होता है वो भी प्राइम नंबर होता है क्या? तो हमें पता है कि प्राइम नंबर का जो स्क्वायर अगर हम निकालेंगे तो वो प्राइम नंबर नहीं होता। अगर आप देख सकते हो यहाँ पर 3 लेते हैं, अगर 3 का स्क्वायर करते हैं, 3 एक प्राइम नंबर है तो 9 आता है जो कि एक प्राइम नंबर है। उसके बाद हम लोग अगर 5 लेते हैं, 5 एक प्राइम नंबर है, और 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें 25 मिलता है जो अगेन एक प्राइम नंबर है। तो स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। सॉरी, द स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। जो प्राइम नंबर का स्क्वायर है क्या वो प्राइम नंबर है? मतलब इसमें ऐसा बोला गया है कि जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है उसे प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन अगर हम हकीकत में देखेंगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। प्राइम नंबर का स्क्वायर प्राइम नंबर नहीं होता है, वो इवन नंबर भी कभी कभी होता है। तो ये जो इसका वैल्यू है ये आ जाएगा फॉल्स। तो आपने सबसे पहले देखा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस किसे बोलते हैं? हाँ, सेंटेंस वो होता है जिसके कुछ ट्रूथ वैल्यू हो, जैसे ट्रू या फॉल्स, उसे हम लोग सेंटेंस बोलते हैं। और ये 2-3 हम लोग एग्जांपल कर लिए। ओके, चलिए अब इसको मिटाते हैं। चलिए आगे के टॉपिक में अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एक आता है अभी आगे कि सिंपल स्टेटमेंट आता है, और क्या आता है, कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी हमें 2 स्टेटमेंट और आगे पढ़ने को मिलेगा, एक होता है सिंपल स्टेटमेंट, एक होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। अभी सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है। कि सिंपल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे, अगर हम कोई एक सेंटेंस दिया हुआ है, अगर चाहे तो हम उसको 2 पार्ट में स्प्लिट कर दे, अगर दोनों पार्ट में स्प्लिट करेंगे और एक छोटा छोटा सेंटेंस बनेगा और दोनों का कुछ मतलब रहेगा, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो सिंपल स्टेटमेंट आ जाता है। क्या समझे आप सिंपल स्टेटमेंट का मतलब? कि एक ऐसा बड़ा सा स्टेटमेंट, बड़ा सा सेंटेंस जिसको हम स्प्लिट करेंगे तो हमें 2 छोटा छोटा सेंटेंस मिलेगा और दोनों का कुछ ना कुछ एक मतलब रहेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे सिंपल स्टेटमेंट बोलेंगे। अगर उसी तरीके से हम कंपाउंड स्टेटमेंट की बात करें, कंपाउंड स्टेटमेंट की, तो 2 सिंपल स्टेटमेंट को मिला करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। समझ रहे हो? सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है? सिंपल स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट 2 और 2 से ज्यादा छोटे छोटे स्टेटमेंट को मिलाकर बनने वाले को हम सिंपल स्टेटमेंट बोल सकते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक बड़े से स्टेटमेंट को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं तो हमें 2 स्टेटमेंट मिलता है, दोनों स्टेटमेंट का कुछ एक लॉजिकल मतलब होता है, उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है? कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब ये होता है कि 2 सिंपल स्टेटमेंट को मिला करके, 2 या 2 से ज्यादा सिंपल स्टेटमेंट को मिला करके जो बड़ा सा सेंटेंस बनता है उसे हम लोग कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं। तो अभी आगे हम लोग इसका एग्जांपल लेंगे तो और ज्यादा वो क्लियरिफाई होगा। ओके, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। तो सबसे पहले सिंपल स्टेटमेंट का एग्जांपल लेता हूं। 2 and 4 are a even number.
2 और 4 क्या है, एक इवन नंबर है। तो अब आप देख रहे हो कि ये एक स्टेटमेंट है, हाँ ये एक इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट है, या फिर हम इसे असर्टिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट बोल सकते हैं। ओके, जिसमें क्या बोला गया है कि 2 और 4 ये दोनों क्या है, एक इवन नंबर है। क्या है, ये इवन नंबर है। अगर हम चाहें तो इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 2 इज ए इवन नंबर एंड 4 इज एन इवन नंबर। तो दो स्टेटमेंट हो गया ना, 2 इज ए इवन नंबर एंड 4 इज इवन नंबर। ये दोनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो हम डायरेक्टली ऐसे लिख पाते हैं 2 and 4 आर इवन नंबर, 2 and 4 आर इवन नंबर। तो अभी क्या हुआ, इसका मतलब कि ये एक सिंपल स्टेटमेंट हो गया। दो छोटे छोटे स्टेटमेंट इससे बन रहे हैं ना स्प्लिट होने के बाद में, तो ये एक सिंपल स्टेटमेंट बन गया। अभी हम देखेंगे कि कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट। तो मैंने क्या बोला था, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, दो सिंपल स्टेटमेंट को मिला करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। क्या बोला था, दो सिंपल स्टेटमेंट को मिला करके एक कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप देख रहे होगे तो बचपन में हम लोग माई सेल्फ लिखते थे। माई सेल्फ का सबसे पहले क्या लाइन रहता था, आई एम अ बॉय एंड माई नेम इज वट एवर योर नेम यू शुड टू बी मेंशन हियर। तो अगर हम उस एग्जाम्पल को लेते हैं, I am a boy and my name is, मान लो अभिषेक। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके का कंपाउंड स्टेटमेंट हो गया। क्या हो गया, कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर हम इस बड़े से सेंटेंस को तोड़ते हैं तो हमें दो स्टेटमेंट मिल रहा है, दो सिंपल स्टेटमेंट मिल रहा है। ओके, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, एक यहां से यहां तक हो जाएगा, एक यहां से यहां तक हो जा रहा है, और एक माय नेम इज एंथनी गुलशन, सॉरी अभिषेक। अभी आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो, सिंपल और कंपाउंड तो हो गया। सिंपल कंपाउंड एक आपका छोटा सा टॉपिक था जो कि हमने फिनिश कर लिया। अभी देखो, सबसे बड़ा चीज जो है लॉजिक का अब शुरू होने वाला है, लॉजिकल कनेक्टिविटीज। अगर आपको ये चीज समझ में आ गया, तो आपका लॉजिक चैप्टर एकदम फ्लूइड होने वाला है। एकदम आप मतलब पानी की तरह चैप्टर करोगे, फाड़ दोगे पेपर एकदम, समझ लो। लेकिन आपका ये चीज परफेक्टली हो जाना चाहिए। अभी हम बात करेंगे लॉजिकल कनेक्टिविटीज का। लॉजिक कनेक्टिविटी, तो देखो लॉजिक कनेक्टिविटीज का देखो सबसे पहला क्या होता है, कंजक्शन। कंजक्शन होता है। अब आपको पता होना चाहिए कि लॉजिकल कनेक्टिविटीज क्या हो गए। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा सा और डिटेल में जाके बता देता हूं कि जो हमने सिंपल पढ़ा ना, सिंपल स्टेटमेंट और फिर कंपाउंड स्टेटमेंट, इन दोनों को अगर आपने ध्यान दिया रहेगा तो हमने एंड से दोनों सेंटेंस को जोड़ा था कि नहीं। तो ऐसे सब जो हो गए, जो चीज दो सेंटेंस को जोड़ता है, जो चीज दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, उसी चीज को हम लोग लॉजिकल कनेक्टिविटीज बोलते हैं। हाँ नहीं, और समझो, और आपको डिटेल में लेके जाता हूं। दो लॉजिकल सेंटेंस को जो कनेक्टिविटी कनेक्ट करता है उसे हम लॉजिकल कनेक्टिविटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, लॉजिकल कनेक्टिविटी। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। देख रहे हो, अभी यहां तक आपने देख लिया। आपने पहले कंजंक्शन देखा, उसके बाद डिसजंक्शन देखा। कंजंक्शन का ये होता है सिंबल, और डिसजंक्शन का ये होता है एंड और। अभी हम लोग थर्ड नंबर का जो रहेगा हमारा, वो थर्ड नंबर का हम पढ़ते हैं। इम्प्लीमेशन। क्या पढ़े हम लोग, इम्प्लीमेशन। इम्प्लीमेशन क्या होता है, एक ऐसा सेंटेंस जो दो सेंटेंस को जोड़े, ये सिंबल से, एरो के सिंबल से। हम इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये इम्प्लीमेशन है। क्या बोलते हैं, इम्प्लीमेशन।
और इसको सब लोग बोलते हैं, देखो एक इसका ये था प्रोनाउंशिएट करने वाले नाम है, एक्चुअल नाम नहीं है ये सब। आपको जैसे अभी कोई दो सेंटेंस दिया हुआ है, यहां से लेकर यहां तक कुछ सेंटेंस में है, और यहां से लॉजिकल कनेक्टिविटीज है, फिर ये दूसरा सेंटेंस है। तो ये जो लॉजिकल कनेक्टिविटीज है, जब भी कभी भी कंजंक्शन आएगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम एंड लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा? एंड लिखा रहेगा। जहां पर आपने एंड देखा, समझ जाओ कि ये पूरे सेंटेंस कौन से हैं? कंजंक्शन स्टेटमेंट है। कौन सा स्टेटमेंट है? कंजंक्शन स्टेटमेंट है। तो इसलिए एंड सबसे ज्यादा आता है, इसलिए इसको एंड भी बोला जाता है एक प्रकार का। ऐसा नहीं कि इसका परफेक्ट नाम एंड ही है, इसका परफेक्ट नाम कंजंक्शन है, इसका परफेक्ट नाम डिसजंक्शन, इंप्लीमेशन, और इसको इंप्लीमेशन को एक और नाम से बोला जाता है, कंडीशनल। किस नाम से बोला जाता है भाई साहब? कंडीशनल के नाम से बोला जाता है, कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, एक और लास्ट का बचा हुआ है, डबल इंप्लीमेशन। क्या बोलते हैं? डबल इंप्लीमेशन, जिसका सिंबल क्या हो जाएगा? डबल इंप्लीमेशन का सिंबल आपको पता है, जैसे इसमें एक एरो, इसमें दो एरो, ये हो गया डबल इंप्लीमेशन। इसको क्या बोलते हैं? बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल। अब आप जान चुके हो कि देखो सबसे पहले हमने क्या देखा कि लॉजिकल स्टेटमेंट के बारे में पढ़े, फिर उसके बाद हम लोगों ने ट्रूथ वैल्यू के बारे में पढ़ा। कोई स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसके ट्रूथ वैल्यू क्या हो सकते हैं, या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। फिर उसके बाद आते हैं लॉजिकल कनेक्टिविटीज। थर्ड नंबर पे हमारा आता है लॉजिकल कनेक्टिविटी। नहीं, इसके पहले हमने सिंपल स्टेटमेंट पढ़ा था और कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ा था। जब वो दोनों ओवर हुआ तो हमें ये पता, अभी हम आगे उसके पढ़ने जा रहे हैं लॉजिकल कनेक्टिविटीज। तो लॉजिकल कनेक्टिविटीज क्या होता है? एक सबसे पहला हमने देखा कि एक कंडीशन कंजंक्शन है, दो स्टेटमेंट को जोड़ने के लिए जो हम यूज करेंगे अगर एंड का, तो वो स्टेटमेंट कंजंक्शन हो जाएगा। उसका सिंबल हम इस तरीके से लिखेंगे एंड का, समझ रहे हो? और फिर हो जाएगा डिसजंक्शन, जिसको हम लोग और यूज करेंगे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, और ये सिंबल लगाएंगे। और उसके बाद आता है इम्प्लीमेशन। इम्प्लीमेशन का हम लोग कंडीशनल भी बोलते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, जिसमें हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं। उसके बाद डबल इम्प्लीमेशन होता है, जिसके अंदर जिसको हम बाय कंडीशनल भी बोलते हैं और ये सिंबल यूज करते हैं। तो ये इतने चार हैं। अभी हम लोग इसके पूरे डिटेल में भी जाके पढ़ेंगे कि इसके अंदर और भी क्या है। जैसे अभी कंजंक्शन है, कंजंक्शन का ट्रूथ वैल्यू क्या है, उसका एक ट्रूथ टेबल बनाएंगे, दो चार एग्जांपल लेंगे, तब जाके कंडीशनल होगा, डिसजंक्शन, इंप्लीमेशन, डबल इंप्लीमेशन, सबको हम लोग थोड़ा अंदर जाके डीप स्टडी करेंगे। ओके, तब तक इसको नोट करो। इसमें एक चीज और आपको देखने को मिलेगा अगर हम आगे और प्रोसीड करेंगे, समझ रहे हो, कि इसमें एक कनेक्टिविटी और है, जिसको एग्जैक्टली हम कनेक्टिविटी तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ठीक है, वो ये चार की जगह पे एक और काउंट हो जाता है। बहुत लोग बोलेंगे कि वो नहीं बताए, तो बता देता हूं कि नेगेटिव ऑफ द स्टेटमेंट। कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, कोई भी, अगर लॉजिक का कोई भी एक सेंटेंस दिया रहेगा, अगर हम लोग उसका नेगेशन निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे? नेगेशन, जिस चीज को इससे डिनोट करते हैं, नेगेशन को इससे डिनोट करते हैं, तो उस सेंटेंस का हम लोग को जस्ट अपोजिट कर देना है। अगर बोला गया है कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं, तो उसका डायरेक्ट उसका नेगेशन क्या हो जाएगा? आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। जो चीज पॉसिबिलिटी हो रहा है उस चीज को नॉट पॉसिबिलिटी में कर देना, ये नेगेशन का काम है। इस तरीके से हम अगर सिंबल, अगर मान लीजिए कि हम कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं, जैसे पी एंड क्यू, ये एक स्टेटमेंट हो गया, ये पी एक छोटा स्टेटमेंट है और क्यू एक छोटा स्टेटमेंट है, जिसको ज्वाइंट कौन कर रहा है? एक कंजंक्शन की वजह से ज्वाइंट हो रहा है, जिसमें मतलब एंड यूज हो रहा है दोनों स्टेटमेंट के बीच में। अगर हमें इस स्टेटमेंट का नेगेटिव निकालना है, अगर इस स्टेटमेंट का नेगेटिव निकालना है, तो नेगेटिव ऑफ पी एंड क्यू, ये रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से बता रहा हूं, आगे आपको पता चलेगा कि ये पी ये क्या है, ये क्यू क्या है, हम ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, हम ये सिंबल्स क्यों यूज कर रहे हैं। तो अभी तक खाली इतना देखिए। इम्प्लीकेशन है ये, हाँ इम्प्लीकेशन, सॉरी, इम्प्लीकेशन, IMPLICATION, इम्प्लीकेशन होता है, डबल इम्प्लीकेशन होता है, जिसको हम लोग कंडीशनल और बाय कंडीशनल के भी नाम से जानते हैं। मोस्ट ऑफ टाइम आप कंडीशनल और बाय कंडीशनल ही सुनोगे, लेकिन इसका आप जान लो कि एक नाम है इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन भी है। ओके,
तो मिटाएं। तो हम लोग अभी तक लॉजिकल कनेक्टिविटी तक पहुंचे थे कि लॉजिकल कनेक्टिविटी को अब हम लोग एक लेक्चर में, ये लेक्चर में हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि लॉजिकल कनेक्टिविटी क्या होता है, उसको क्या एप्लीकेशन है, क्या उसके रूल्स एंड रेगुलेशन है, कैसे वो सेंटेंस में आता है, क्या उसके सिंबल्स है, किससे उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, वो पूरा हम लोग पढ़ेंगे इस सीरीज में। ओके, तो अभी सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये सब लिखने में बहुत टाइम लगता है, इसके लिए मैं पहले से लिख लिया कि लॉजिकल कनेक्टिविटीज जो थे ना, जो एक सबसे पहले कंजंक्शन है, फिर उसके बाद डिसजंक्शन है, फिर इम्प्लीकेशन है, फिर डबल इम्प्लीकेशन है। हम सबको एक लाइन से पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आते हैं कंजंक्शन पे। कंजंक्शन पे क्या होता है कि दो स्टेटमेंट को ये किस चीज से जोड़ता है। देखो, दो स्टेटमेंट दिया रहेगा, अगर उसको ज्वाइंट करने का, अगर ज्वाइंट हुआ है वो स्टेटमेंट, अगर उसके बीच में एंड यूज किया गया है, या फिर बट यूज किया गया है, या फिर येट यूज किया गया है, क्या क्या, या फिर एंड यूज किया गया है, या बट यूज किया गया है, या येट, या वाइल, या थ्रू, अगर इन पांचों में से कुछ भी यूज किया गया है तो समझ जाओ कि सेंटेंस जो है वो कंजंक्शन है। सेंटेंस क्या है? कंजंक्शन है। तो हम लोग को उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है? हम लोग को उसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस प्रकार से करना है, ये ऐसे उसका रिप्रेजेंटेशन करना है। ओके, तो अभी हम लोग कुछ सेंटेंस लेते हैं। क्या समझ रहे हो कि हम लोग उसको कुछ सेंटेंस लेंगे और वो कैसे आगे फॉर्म हो रहा है वो पूरा बताएंगे। तो मैं दो स्टेटमेंट ले लेता हूं। मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट ले लेते हैं, 2+3 इज लेस देन 6। 2+3 इज लेस देन 6, ये हमारा पहला लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया। ओके, और दूसरा लॉजिकल स्टेटमेंट ले लेते हैं, a+b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² -2ab। तो आपको पता है कि हमने एक ये लॉजिकल स्टेटमेंट लिया 2+3 इज इक्वल टू 6, और एक लिया कि a+b द होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² -2ab। तो ये हमारा दो लॉजिकल स्टेटमेंट हो गया। अब हम इस लॉजिक स्टेटमेंट को ये कंजंक्शन के थ्रू कैसे, इसको ट्रूथ टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रूथ टेबल। हर एक देखो, हर एक जो भी जैसे कि ये हो गया ना, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, इम्प्लीमेशन, डबल इम्प्लीमेशन, जो कि लॉजिकल कनेक्टिविटीज हैं, लॉजिकल कनेक्टिविटीज, ये सबको हर एक लॉजिकल कनेक्टिविटी का एक अलग से ट्रूथ टेबल है। अब ट्रूथ टेबल किसके ऊपर डिपेंड करता है? ट्रूथ टेबल में हम लोग दो एक ऐसे वैल्यू लेते हैं, वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे कि P हो गया और Q हो गया। दो सेंटेंस लेते हैं, समझो, दो सेंटेंस लेते हैं, दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। पहले सेंटेंस को हम लोग P वैल्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और दूसरे सेंटेंस को हम लोग Q के वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला एक सेंटेंस लेके जिसको P से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरा एक सेंटेंस को Q से रिप्रेजेंट करेंगे। अभी उस दो स्टेटमेंट को, दोनों स्टेटमेंट को अगर हम लोग कंजंक्शन के फॉर्म में रखेंगे, या डिसजंक्शन के फॉर्म में रखेंगे, या इम्प्लीमेशन के फॉर्म में रखेंगे, या डबल इम्प्लीमेशन के फॉर्म में रखेंगे, तो क्या क्या चेंजेस आएगा, वो चीज हमें ट्रूथ टेबल बताता है। वो चीज हमें ट्रूथ टेबल बताता है कि अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, किस लॉजिकल कनेक्टिविटीज में क्या क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सब वो सब बहुत मैटर करता है। तो ये हम लोग ट्रूथ टेबल नीचे देखेंगे, हर एक का ट्रूथ टेबल उसके कॉलम में दिया हुआ है। ओके, तो सबसे पहले अभी हम लोग कंजंक्शन का देख लिए। अगर ये पांचों में से कुछ भी आया तो वो कंजंक्शन है। अभी हमने एक सेंटेंस ले लिया है, P का ये सेंटेंस है और Q का ये सेंटेंस है। अगर हम P और Q का एंड करते हैं, P और Q का एंड करते हैं, तो अब देखो क्या होता है। P एक ट्रू सेंटेंस है और Q एक ट्रू सेंटेंस है। अगर दोनों का हम लोग एंड निकालते हैं, दोनों का हम लोग कंजंक्शन निकालते हैं, तो हमें ट्रू मिलेगा। क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। दो सेंटेंस है, ये सेंटेंस और ये सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, दो सेंटेंस को किससे जोड़ा जा रहा है? और से। लेकिन अभी तो और तो आप समझ रहे हो कि वो डिसजंक्शन का पार्ट है। ये सेंटेंस या फिर ये सेंटेंस, ये और ये एंड, अगर एंड यूज किए, सॉरी, अगर एंड यूज किए तो वो चीज हमें किस में जाता है? कंजंक्शन में जाता है। और उस कंजंक्शन का ट्रूथ वैल्यू, अगर दोनों सेंटेंस ट्रू है तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाएगा। पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है, मतलब P ट्रू है और Q फॉल्स है। क्या है?
P ट्रू है और Q फॉल्स है तो हमारा फॉल्स आ जाएगा। भाई इसमें क्या होता है कि एक सही तो ठीक है, दूसरा सही तो भी ठीक है, अगर दोनों सही तब जाके ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा। अगर एक सही और एक गलत है, थोड़ा भी गलत हुआ, अगर आप में आपके दोनों सेंटेंस में से कोई भी एक सेंटेंस फॉल्स आया, अगर थोड़ा सा भी गलत आया, अगर आप इस तरीके से समझने की कोशिश करिए कि आपके पास दो सेंटेंस दिया हुआ है, अगर वो सेंटेंस में पहले या दूसरे में किसी में भी थोड़ा सा गलत आया तो उसके ट्रूथ वैल्यू में नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कि ट्रूथ वैल्यू उसका फॉल्स हो जाएगा। और जब फॉल्स हो गया, अब फॉल्स मतलब एक गलत हो गया, अगर एक भी सेंटेंस गलत हुआ तो लॉजिकली उसका कंजंक्शन में उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाएगा। तो खाली ट्रू ट्रू रहेगा तभी ट्रू रहेगा और सब में फॉल्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और यही चीज अगर हम डिसजंक्शन में देखेंगे, डिसजंक्शन को जॉइंट किससे करते हैं? और से करते हैं, और या फिर हम लोग यूज करते हैं आइदर और यूज करेंगे या फिर आइदर और यूज करेंगे। तो उसी तरीके से इसमें भी अगर देखेंगे कि दो सेंटेंस लेते हैं, एक को हम लोग डिनोट करते हैं P से, एक को डिनोट करते हैं Q से, तो अभी उसका ट्रूथ टेबल में क्या होता है? अगर दोनों सही तो सही है, ठीक है। अगर दोनों सही है तो ठीक है, दोनों सही है तो सही ही आएगा। अगर इसमें एक भी सही है तो फिर भी सही आता है। अगर एक भी स्टेटमेंट P या फिर Q दोनों में से कोई भी एक अगर ट्रू है तो उसका लॉजिकली उसका ट्रूथ टेबल ट्रू आता है। या तो पहला ट्रू हो या दूसरा ट्रू हो, दोनों में से कोई भी अगर एक ट्रू आया तो डिसजंक्शन में क्या है? वो ट्रू हो जाता है। तो इसमें देखो पहला तो फॉल्स है बट दूसरा ट्रू है, तो इसकी वजह से ये ट्रू हो जाएगा। और इसमें क्या है? ए भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है। जब दोनों फॉल्स है तो हमें आउटपुट भी फॉल्स मिलेगा। दोनों कनेक्शन ब्रेक है तो हमें लास्ट में बिजली नहीं मिलेगी। और इसमें क्या था कि अगर थोड़ा भी ब्रेक है तो एक अल्टरनेट पाथ से बिजली जा रही थी। आगे आप अगर करंट वाले चैप्टर्स में देखोगे सेमीकंडक्टर में, तब आपको इसका इलेक्ट्रिक के बारे में देखोगे, या फिर इलेक्ट्रिक के बारे में इसके बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट आपके स्कूल में कराए जाएंगे, आपके लैब में एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा। मुझे तो कराया गया था लैब में। अगर लैब में वो एक्सपेरिमेंट अगर आपको कराया जाएगा तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो एक लाइट ब्लिंक होगा। अगर सब हम लोग का कनेक्शन सही रहेगा तब जाके वो लाइट ब्लिंक होगा। अगर एंड का कनेक्शन है तो किस प्रकार से करना है, अगर और का कनेक्शन है तो कैसे करना है, वो सब उसमें बताएंगे आपके टीचर। तो ये हो गया और का, या फिर मतलब डिसजंक्शन का हो गया। अब हम इम्प्लीमेशन का करेंगे। एक सेंटेंस है जिसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और दूसरे का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। अब आप समझ जाओ कि अगर ट्रू 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 है, ट्रू 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 है, ट्रू 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 है, तो इधर भी यही है और इधर भी यही है। ये चीज देखो बाय हार्ट आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर समझ के बाय हार्ट कर रहे हो देन इट इज वेल एंड गुड, नहीं तो आपको आना ही चाहिए ये सब चीज। अगर दोनों सेंटेंस ट्रू है तो आपका आउटपुट भी ट्रू रहेगा। अगर दोनों में मैं इलेक्ट्रिसिटी भेज रहा हूं तो आपको लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी मिलना चाहिए, तो मिल रहा है ट्रू के फॉर्म में मिल रहा है। अगर वही चीज यहाँ पे देखेंगे कि पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो इम्प्लीमेशन में क्या होता है कि अगर पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स है तो सेंटेंस फॉल्स होता है। क्या होता है? सेंटेंस फॉल्स होता है। और अगर पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू है तो सेंटेंस ट्रू होता है। पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू है तो सेंटेंस ट्रू होता है, और दोनों फॉल्स है तो फिर भी इसमें ट्रू होता है। तो इम्प्लीकेशन में हमने क्या सीखा कि अगर P है हमारे पास एक सेंटेंस और हमारे पास एक सेंटेंस Q है, तो P अगर ट्रू है और Q भी ट्रू है, अगर दोनों का वैल्यू ट्रू ट्रू मैच कर रहा है तो हमें आउटपुट ट्रू मिलेगा। और अगर P का वैल्यू ट्रू है और Q का वैल्यू फॉल्स है, जैसे कि यहाँ पर P का वैल्यू ट्रू है और Q का वैल्यू फॉल्स है, तो हमें फॉल्स मिलेगा। अभी उसके नीचे अगर P का वैल्यू फॉल्स है और Q का वैल्यू ट्रू है तो भी हमें ट्रू मिलेगा, और अगर फॉल्स दोनों का वैल्यू फॉल्स है तो भी हमें ट्रू मिलेगा। यही चीज अगर हम लोग डबल इम्प्लीमेशन की बात करेंगे, डबल इम्प्लीकेशन की, तो इसमें दोनों ट्रू है तो ट्रू है, अगर ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू इज फॉल्स एंड फॉल्स फॉल्स इज ट्रू। ये सब ट्रूथ टेबल है, ये आपको हर एक का ट्रूथ टेबल आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रूथ टेबल। ओके, ये ट्रूथ टेबल आप पूरा एक बार देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक मिनट, समझ लो कि यही दो सेंटेंस थे। हाँ,
अगर हमें इसको ट्रू और फॉल्स करना है तो अगर हम ये जो साइन है, अगर पी को ये ट्रू दिया हुआ है, अगर फॉल्स करना है तो इसका मुंह ये तरफ कर देंगे, ये लेस देन करा देंगे 6 से। और इसी तरीके से हम लोग ये दोनों को चेंज करते करते ये पूरा आउटपुट लाया गया। ये सब आउटपुट एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है, ये सब एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको देखते ही पूरा चीज समझ में आ जाना चाहिए या फिर याद हो जाना चाहिए, तो देखो कुछ चीज ऐसी होती है थ्योरी जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि वो मैंने प्रूव नहीं किया है, मैं भी कहीं से पढ़ा हूं और वो चीज कहीं पे मैं तो प्रैक्टिकली परफॉर्म भी किया हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपको लॉजिक गेट्स में वो चीज प्रैक्टिकली कराया जाएगा आपके स्कूल में, तब आपको ये सब चीज और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेकिन ये चीज अभी के लिए याद कर लो, क्योंकि मैथ्स में इसका कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, मैथ्स में इसका प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, और यहाँ पे जैसे मैंने बता दिया कि आपको एक हिंट के तौर पे जान जाइए, अगर एंड, बट, येट, व्हाइल, थ्रू ये सब यूज हुआ है कहीं पर सेंटेंस में, तब आप समझ जाइए कि ये कंजंक्शन है। अगर हमें और आइदर और ये यूज किया हो या फिर आइदर और यूज किया हो, तब आप समझ जाइए कि ये क्या है, डिसजंक्शन है। अगर ये यूज किया होगा, if you are going to picnic then I am not giving you pocket money। अगर if और then आ रहा है सेंटेंस में तो वो एक इम्प्लीकेशन सेंटेंस है। मतलब कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, किसी के फादर हैं, किसी के फादर किसी अपने बच्चे को ये बोल रहे हैं, अगर तुम एक साइकिल अपने लिए ले रहे हो तो मैं तुम्हें पॉकेट मनी नहीं दूंगा। क्या बोले, इफ यू आर बाइंग अ साइकिल देन इफ यू आर बाइंग अ साइकिल देन आई एम नॉट गिविंग यू पॉकेट मनी। तो ये एक सेंटेंस हो गया इम्प्लीमेशन का। और डबल इम्प्लीमेशन में भी वही चीज है, इफ एंड ओनली इफ यू डन योर होमवर्क देन ओनली यू कैन गो पार्क। ऐसा आपके घर में सेंटेंस यूज होता है कि नहीं? अगर आप सब काम कर लेते हो तभी आपको खेलने जाने को मिलेगा, अगर आप अपने होमवर्क पूरे कर ले रहे हो तभी आपको ये चीज करने को मिलेगा, अगर आप अपने होमवर्क कर ले रहे हो तब आपको वीडियो चलाने को मिलेगा, सॉरी मोबाइल चलाने को मिलेगा। वीडियो तो कंपलसरी देखना है तभी सब होगा। ओके, तो आप देख लिए एक बार, अगर इसके स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। ओके।